मैं गरिमा बत्रा, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस लेसन की लेखिका है अनीस जंग और इस लेसन में 2 कहानियां हैं, जिनमें से इस पार्ट 1 में हम पहली कहानी लेने जा रहे हैं। आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और इसमें 2 कहानियां हैं, जिनमें से ये पहली कहानी है जो हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे। इसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस अगर हम लेखिका के बारे में देखें तो इसकी लेखिका है अनीस जंग, जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपनी युवावस्था और अपना बचपन हैदराबाद में बिताया था। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और अमेरिका में प्राप्त की थी। उनके पेरेंट्स भी राइटर थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका कुछ असर उन पर भी पड़ा। अनीस जंग ने एक लेखिका के रूप में अपना करियर भारत में शुरू किया और वो कई अखबारों में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अखबार थे भारत के और विदेशों के, उनमें उन्होंने संपादकीय भी लिखा था। तो इस तरह से हम देखें कि वह काफी एक्टिव रही थी। इस पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो किताब लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उसका एक कुछ अंश है। यहाँ पे वो डिस्कस कर रही हैं उस गरीबी के बारे में और उस कल्चर के बारे में जिसने कि इन बच्चों के बचपन को शोषण की तरफ धकेल दिया है। यहाँ से हम अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज यानी होता है कचरा, तो कभी कभार मुझे कचरे में 1 रुपया भी मिलता है। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका ये बताना चाह रही है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं जो कि इतने बचपन में उन्हें नहीं करना चाहिए। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। Why do you do this? I asked साहेब। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहब से पूछा। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो लेखिका को हर रोज साहेब अपने घर की बगल में जो कचरे का ढेर था, वहां पर वो कचरे में सोना ढूंढता हुआ मिलता था। अब यहाँ पर जो गोल्ड है, इसका अर्थ वास्तव में सोना नहीं है। इसका अर्थ वो है कि वो चीजें जो कि साहिब के काम की थी, जैसे हो सकता है कभी कोई सिक्का मिलता हो, कभी कोई नोट मिलता हो, या प्लास्टिक की या खिलौने टूटे हुए मिलते हो जो कि बच्चों के काम आते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो जो साहिब था वो बांग्लादेश से, ढाका से यहाँ आया था और उसका घर ढाका में कहीं हरे भरे खेतों के बीच में हुआ करता था। His home is not even a distant memory. और उसके लिए उसके घर की यादें बहुत पुरानी यादें नहीं थी, मतलब वो लोग अभी कुछ समय पहले ही वहां पर आए थे। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. और उसकी माँ जो है वो उसे अक्सर बताती थी, साहिब की माँ, कि वहां पर मतलब ढाका में बहुत तूफान आते थे और उन तूफानों ने उनके खेतों को, फील्ड्स को और घरों को, होम्स को स्वेप्ट अवे यानी कि बर्बाद कर दिया था। That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. और that's why मतलब इसीलिए they left, उन्होंने छोड़ दिया था उनका घर किसी बड़े शहर में आकर गोल्ड ढूंढने के लिए, सोना ढूंढने के लिए, मतलब उनके काम की चीजें ढूंढने के लिए, और इसीलिए अब वो लोग यहाँ शहर में रहा करते थे। I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, वह बुदबुदाकर दूसरी तरफ देखता हुआ बोला। ये उसने उस प्रश्न का जवाब दिया है जो लेखिका ने इस पाठ के शुरू में उससे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों करते हो। Go to school, I say glibly. तो स्कूल चले जाओ, मैंने जल्दी से उससे कहा। glibly यानी बहुत जल्दी से बोलना। Realizing immediately how hollow the advice must sound. उस समय बोलते में तो मैंने बोल दिया, लेखिका कहती है, लेकिन जल्दी ही मैंने ये महसूस किया कि मेरी आवाज कितनी खोखली लग रही होगी, क्योंकि ये वो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास स्कूल जाने के लिए उतनी फीस के पैसे भी नहीं होते। There is no school my neighborhood.
मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. When they build one, I will go. और जब वो एक स्कूल खोलेंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा. If I start a school, will you come? I asked. अगर मैं एक स्कूल शुरू करूंगी तो क्या तुम आओगे? मैंने पूछा. Half joking, मजाक करते हुए. Yes, he says, smiling broadly. हाँ, उसने कहा और उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई. A few days later, I see him running up to me. और कुछ ही दिन बाद मैंने उसे अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखा. Is your school ready? और आकर उसने लेखिका से पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है. अब ये बताता है कि उस बच्चे के मन में स्कूल जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण और अपनी परिस्थितियों के कारण वह वहां नहीं जा पाया. It takes longer to build a school, I say. अरे एक स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है. I say, मैंने कहा. Embarrassed at having made a promise that was not meant. और मैं अपने इस प्रॉमिस पर शर्मिंदा थी जिसका कोई अर्थ नहीं था, जिसे कि मैं पूरा नहीं कर सकती थी. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. Bleak यानी होता है unattractive, cold. मतलब ऐसी दुनिया जो कि बिल्कुल भी बेरंग है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है. तो इस तरह के जो प्रॉमिस होते हैं उसकी उस बेरंग दुनिया में बहुत सारे होते हैं. कई लोग ऐसे लोगों से प्रॉमिसेस करके जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई भी कुछ करना नहीं चाहता. After months of knowing him, उसे जब मैंने जानना पहचानना शुरू किया उसके महीनों बाद, I asked him his name. मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहबे आलम, he announces. और उसने बताया कि उसका नाम है साहबे आलम. He does not know what it means. और उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है. If he knew its meaning, Lord of the universe. और यदि उसे इसका मतलब पता होता, और उसका मतलब क्या है साहबे आलम का. साहब यानी लॉर्ड, भगवान. ए आलम यानी पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का भगवान. अगर ये अर्थ उसे अपने नाम का पता होता, he would have a hard time believing it. तो उसके लिए ये कठिन समय गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, या उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतने अच्छे नाम वाला व्यक्ति, इतने अच्छे नाम वाला बच्चा और उसका बचपन इतना कठिनाइयों से भरा हुआ. Unaware of what his name represents. अपने नाम से पूरे तरीके से अनजान. अनअवेयर यानी होता है अनजान. He roams the streets with his friends. वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था. रोम यानी होता है वॉन्डर. वॉन्डर यानी क्या होता है? अकारण ही घूमना, भटकना. तो गलियों में अपने दोस्तों के साथ भटकता था. और वो दोस्त कौन थे? An army of barefoot boys. barefoot यानी नंगे पैर, barehead यानी नंगे सिर. तो नंगे पैर वो बच्चों की एक सेना जैसी थी जो एक साथ घूमते थे. Who appear like the morning birds. और वो इस तरीके से सामने आते थे जैसे कि सुबह सुबह जो पक्षी आते हैं उनकी तरह. And disappear at noon. और दोपहर तक वो गायब भी हो जाते थे. तो क्योंकि सुबह सुबह सभी घरों का इकट्ठा होके ताजा कचरा आता था, आके वो अपना सामान काम का चुनते थे और उसके बाद वो वापस चले जाते थे. Over the months, I have come to recognize each of them. और कुछ ही महीनों में मैं उनको पहचानने लगी थी, प्रत्येक को. each of them यानी प्रत्येक को. recognize है एक verb जिसका अर्थ होता है पहचानना, और इसका noun form होता है recognition अर्थात पहचान. Why aren't you wearing chappals? I asked once. एक बार मैंने उनसे पूछा, लेखिका कहती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो वो बहुत ही सरलता से जवाब देता है क्योंकि मेरी मम्मी उसे अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती. Even if she did, he will throw them off. और अब adds another. अब वो लड़कों में जो दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त बोलता है, Even if she did, अगर वो दे भी देंगी, मतलब अगर उसकी मम्मी उसको चप्पल दे भी देंगी, he will throw them off, तो वो उनको उठाकर फेंक देगा. Adds another. एक दूसरे लड़के ने कहा, who is wearing shoes that do not match. और उसने ऐसे जूते पहने हुए थे जो कि उसके पाँव में नहीं आ रहे थे, या तो छोटे थे या तो बड़े थे, पर उसके पाँव के हिसाब से नहीं थे. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing.
और या तो फिर उसके पाँव के जो जूते रहते हैं, एक जूता अलग और दूसरा जूता अलग होता है। When I comment on it, और अनीसियन कहती हैं कि जब मैंने इस बात के लिए उसको कहा कि देखो तुम्हारे जूते अलग अलग हैं, he shuffles his feet, तो बस वो पाँव एक के ऊपर एक रख के बैठ जाता है, and says nothing, और कुछ भी नहीं कहता, मतलब वो इसे बहुत सहज भाव से लेता है। I want shoes, says a third boy, और तब एक तीसरा लड़का बोलता है मुझे जूते चाहिए, who has never owned a pair all his life, और ये वो बच्चा बोलता है जिसे अपने जीवन में कभी भी जूतों का एक जोड़ा नहीं मिला था। Traveling across the country, I have seen the children walking barefoot in cities on village roads. जब मैंने पूरे देश की यात्रा की अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन, मैंने बच्चों को देखा नंगे पैर चलते हुए हमेशा, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव की सड़कें हो। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये कोई पैसों की कमी या धन की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये तो हमारे संस्कार हैं कि हम नंगे पैर रहते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक तरह का उन लोगों की तरफ से कारण बताया जाता है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, अनीसियन कहती हैं कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक झूठा कारण है, एक बहाना है अपनी हमेशा की जो गरीबी की अवस्था है जो कभी भी बदल नहीं सकती, उसे एक्सप्लेन करने का। वो गरीबी का कारण नहीं बताना चाहते बल्कि उसे छुपाना चाहते हैं। परपेचुअल यानी ऐसी अवस्था जो कभी भी खत्म नहीं होती और हमेशा चलती रहती है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी, और अब अनीसियन एक कहानी याद करती हैं। अ मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, वो व्यक्ति जो कि उडीपी नाम की जगह से था, उडीपी कर्नाटका की एक जगह का नाम है। वंस टोल्ड मी, तो उस आदमी ने एक बार अनीसियन को वो कहानी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वह एक छोटा लड़का था वह आदमी, तब वह अपने स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के सामने से निकलता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहां पर कि उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तब वह लड़का वहां पर रुकता था थोड़ी देर और उस मंदिर के सामने खड़ा होकर एक जोड़ी जूते पाने के लिए प्रार्थना करता था भगवान से। 30 years later, I visited his town and the temple. और अब अनीसियन कहती हैं कि उस कहानी को सुनने के 30 साल बाद मैं उस नगर में गई एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को भी देखा, which was now drowned in an air of desolation. Desolation का अर्थ होता है state of complete isolation, emptiness. अब वो मंदिर बिल्कुल सुनसान और वीरान था, वहां कोई आता जाता नहीं था। तो उन्होंने उस मंदिर को जाकर देखा। In the backyard where lived the new priest. अब इसके बाद लेखिका उस मंदिर के पीछे की तरफ गई जहां पर कि नए पुजारी का घर था। There were red and white plastic chairs. वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes. तब वहां पर फिर एक छोटा लड़का आया जिसने ग्रे कलर की स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी और साथ ही साथ उसने जूते और मोजे भी पहने हुए थे। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वो वहां पर बहुत जोर जोर से आवाज करता हुआ आया और उसने अपना स्कूल का बैग एक बेड के ऊपर फेंक दिया। और वो बेड कैसा था, वो बिस्तर कैसा था, जिसे कि लोग दिन में उसको खड़ा कर देते हैं फोल्ड करके और रात में उसको बिछा के उस पर सो जाते हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. और उस लड़के को देखकर लेखिका ने याद किया उस दूसरे लड़के की प्रार्थना को जो कि देवी जी के सामने खड़ा होकर और एक जोड़ी जूते के लिए ये प्रार्थना कर रहा था, लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझसे ये जूते कभी भी दूर ना हो, मैं हमेशा इन्हें पहन सकूं। The goddess had granted his prayer, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। Young boys like the son of the priest now wore shoes. और अब जो युवा लड़के थे जैसे कि उस पुजारी का बेटा, वो लोग अब नए जूते पहनते थे।
But many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. Neighborhood यानी पड़ोस के। तो लेखिका कहती है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरे पड़ोस में आने वाले वो कचरा बीनने वाले, रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले, वो अभी भी बिना ही जूतों के रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। और मेरी उन नंगे पैर रहने वाले कचरा बीनने वालों से जो पहचान थी वो मुझे कहाँ ले गई? सीमापुरी में, क्योंकि सीमापुरी में वो बच्चे रहते थे। एक्विंटेंस यानी होता है पहचान, ये नाउन फॉर्म है इस वर्ड का। एक्विंटेड यानी जाने पहचाने। और सीमापुरी कौन सी जगह है? एक जगह है अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। इसका अर्थ ये हुआ कि पेरिफेरी का अर्थ होता है कि किसी भी शहर के या किसी भी जगह के बाहरी क्षेत्र में। तो सीमापुरी दिल्ली के बाहरी क्षेत्र का एक एरिया है जहां पर कि वो रैग पिकर्स रहते थे। हालांकि है तो वो दिल्ली के बाहर की तरफ, लेकिन वहां के लोगों का जो मेटाफोरिकल यानी लाक्षणिक रूप से जो लक्षण है, जो रहने वालों का रहन सहन तरीका है, वो ऐसा है जैसे कि वो दिल्ली के पास नहीं बल्कि उससे काफी दूर किसी गांव में रहते हों। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब लेखिका आगे कहती हैं कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो वास्तव में स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर यानी होता है अतिक्रमणकारी, जो किसी जगह पर इस तरीके से रहना शुरू कर दें जहां पर उनका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। तो ये लोग 1971 में बांग्लादेश से भारत आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहब की जो फैमिली है वो भी उनमें से ही एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज। और जब वो लोग वहां आए थे 1971 में, तब सीमापुरी एक सुनसान निर्जन इलाका था जहां कोई भी नहीं रहता था। इट स्टिल इज, अभी भी वो थोड़ा सुनसान है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब वो खाली नहीं है, मतलब वहां पे ये लोग रहने लगे, हालांकि वहां कोई भी सुविधा नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और वहां पे जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पॉलिन, और उन घरों की जो छत है वो टिन की बनी होती है, और टिन की नहीं होती तो फिर वो टर्पॉलिन यानी तिरपाल की बनी होती है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और वहां पे हर तरह की सुविधा का अभाव है। न वहां नालियां बनी होती हैं, न वहां घरों के गंदे पानी के बहने की कोई जगह होती है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसी जगहों पर जहां सड़कों पर नालियों का पानी बहता है, गंदगी फेंकने की कोई जगह नहीं है, गंदगी के बीच में लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। They have lived here for more than 30 years, और वो लोग यहाँ पर सीमापुरी में लगभग 30 से भी ज्यादा सालों से रहते आ रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा पत्र के, बट विद रेशन कार्ड्स, परंतु उनके पास राशन कार्ड थे, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में आया था। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और सबसे बड़ा फायदा राशन कार्ड का ये था कि उसके कारण उन्हें अनाज मिलता था। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और इससे यह सिद्ध होता है कि भोजन जीने के लिए ज्यादा जरूरी है, पहचान उतनी जरूरी नहीं है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब लेखिका ने सीमापुरी में रहने वाले महिलाओं के एक समूह से, जिन्होंने की फटी हुई साड़ियां पहनी हुई थी, उनसे ये पूछा कि उनकी जो धरती थी, जो बांग्लादेश में उनका गांव था, वहां पर हरे खेत और नदियां थी, तो इतनी सुंदर जमीन को छोड़कर वो यहाँ पर क्यों आए। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वहां पे क्योंकि उनके खेतों में उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, उन्हें भूखे सोना पड़ता था और उनका पेट दर्द करता था। तो यहाँ पे जब से वो आए हैं तब से उनका कभी भी पेट खाली नहीं रहा, और भूख के कारण दर्द करते हुए पेट के साथ उन्हें कभी नहीं सोना पड़ा, इसलिए वो यहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. और उन लोगों को जहाँ कहीं भी भोजन मिलता है वो वहीं पर अपना टेंट या अपना तंबू गाड़ देते हैं, और वही उनका अस्थायी घर हो जाता है तब तक जब तक उन्हें वहां पर भोजन मिलता रहता है। इसीलिए वो सीमापुरी में इसी तरीके के घर बनाकर
रहते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. और इस क्षेत्र में सीमापुरी इलाके में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने माता पिता के सहायक बन जाते हैं जीवन जीने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का या जीवन जीने का अर्थ होता है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और सालों साल में अब कचरा बीनने की इस काम ने एक कला का रूप ले लिया था। कैसी कला कि कचरे को आप कैसे जल्दी से जल्दी बीनते हो, उसमें से काम की चीजें कैसे जल्दी से जल्दी चुनते हो। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कचरा उनके लिए एक सोने की तरह होता है क्योंकि उसी में से वो उनके काम की चीजें निकालते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, वह उनका जीवन यापन का साधन है। A roof over their heads, उनके सिरों पर छत है। Even if it is a leaking roof, चाहे वो छत टपकती ही क्यों ना हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि कचरा बीनकर ही वो अपना घर बनाते थे, उन्हीं पैसों से वो खाना खाते थे, इसलिए वो उनके लिए ब्रेड ही नहीं थी या उनकी जीवन यापन का साधन ही नहीं था, बल्कि उनके लिए घर भी था। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए कचरा इससे भी ज्यादा था। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. कई बार मुझे 1 रुपए का सिक्का मिलता है और कई बार 10 रुपए का नोट भी मिलता है। साहब से, साहब कहता है। His eyes lighting up, और ऐसा कहते में उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, मतलब पता चलता है कि उसे कितनी खुशी होती है 1 रुपया या 10 रुपया मिलने पर। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. और जब कभी भी आपको हीप यानी ढेर, कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है तो आप कचरे को और छानना या बीनना बंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये उम्मीद होती है कि शायद और मिले। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है बच्चों के लिए कचरे का कुछ और अर्थ है उससे जो कि उसके माता पिता के लिए कचरे का अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कचरा एक आश्चर्य की पुड़िया होती है, आश्चर्यजनक चीजों का ढेर होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, परंतु बड़ों के लिए कचरा एक जीवन जीने का साधन होता है, उनकी रोजी रोटी होती है। वन विंटर मॉर्निंग I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक दिन सर्दियों की सुबह मैंने मेरे घर के पड़ोस में जो क्लब था उसके गेट के पास साहब को खड़े हुए देखा। Watching two young men dressed in white playing tennis. और वो क्या कर रहा था वहां खड़ा होके? वो 2 लोगों को जिन्होंने की व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और टेनिस खेल रहे थे, उन्हें खेलता हुआ देख रहा था। I like the game. मैं इस गेम को पसंद करता हूँ, मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ये हम्स, वह थोड़ी धीमी आवाज में बोला। Content to watch it standing behind the fence. और उस खेल को वो फेंस के यानी उसकी बाउंड्री वॉल के पीछे से खड़ा होकर देखने में भी बहुत खुशी महसूस करता था। I go inside when no one is around. He admits. फिर उसने ये मेरे सामने स्वीकार किया कि जब अंदर कोई भी नहीं होता उस क्लब के, तब मैं वहां अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है, जो गार्ड खड़ा रहता है वहां, वो मुझे उस झूले पर झूलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे जो कि उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर थोड़े से अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me. ये मुझे किसी ने दिए हैं। He says in the manner of an explanation. वो एक तरह से जैसे मुझे समझा रहा हो, मुझे बता रहा हो कारण। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और सच्चाई ये थी कि वो किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे गए, छोड़े गए जूते थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. शायद उस लड़के ने इसलिए अपने सफेद जूते छोड़ दिए थे क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया था। Does not bother him. परंतु उस एक जूते के छेद से साहब को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास
जूते और चप्पल नहीं हो, जो हमेशा नंगे पैर घूमता हो, उसको अगर ऐसे जूते मिल जाएं जिसमें कि भले ही एक छेद हो, तो वो ऐसा ही है जैसे कि किसी का कोई सपना सच हुआ हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। परंतु वह खेल जो कि वह इतने ज्यादा ध्यान से देख रहा था, वह वास्तव में उसकी पहुंच से बाहर का था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और लेखिका कहती है कि जब मुझे आज सुबह साहेब मिला तो वो एक मिल्क बूथ की तरफ जाता हुआ दिखा। मिल्क बूथ यानी ऐसी जगह जहां से आप दूध खरीदते हो, दूध की बोतल या दूध के पैकेट्स। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का पीपा था। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और फिर उसने बताया कि मैं वहां रोड में नीचे की तरफ एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर उसने इशारा करके बताया। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मेरा पूरा भोजन भी मिलता है। Does he like the job? क्या वह अपने काम को पसंद करता है? I ask. His face I see has lost the carefree look. और जब मैंने ऐसा पूछा उससे कि क्या तुम अपनी जॉब से खुश हो, तो मैंने देखा उसके चेहरे पर जो एक निश्चिंतता या लापरवाही का भाव था वो गायब हो गया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. और अब आज जो उसके हाथ में स्टील का पीपा था, वो उस प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी लगने लगा जिसे कि वो कंधे पे लेकर घूमता था जब वह कचरा बीनता था। The bag was his, क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. जबकि ये जो कनस्तर था, जो पीपा था, ये उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और अब साहब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था। तो ये उस बच्चे की भावनाएं हैं जो बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं मगर नहीं रह पाते। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द हम इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे। तब तक इस लेसन को ध्यान से पढ़ते रहिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। थैंक यू।